मेरा नाम यमन है। मेरा ताल्लुक सरगोदा से है। हम 5 बहन भाई हैं और मेरा नंबर सबसे आखिर पर है। मेरे अब्बा रिटायर्ड आर्मी चीफ जनरल थे। आर्मी अफसर होने की वजह से वो बहुत खूबरू और सोबर थे। चाल चलन में ठाठ और अकड़ उनकी शख्सियत का खासा थी। अम्मा भी आर्मी ऑफिसर की बीवी थी, तभी उनका पहनना ओढ़ना सबसे मुनफरिद था। अम्मा शक्लो सूरत की भी बहुत खूबसूरत थी। अब्बा और अम्मा की जोड़ी भी बहुत प्यारी थी। अल्लाह ने मेरे बहन भाइयों की सूरत में सब बच्चे बहुत खूबसूरत दिए थे। भाई दोनों अब्बा पर थे और बहनें अम्मा पर। जब मैं पैदा हुई तो मेरा रंग सांवला था, नैन नक्श भी भद्दे थे। किसी को यकीन नहीं होता था कि मैं भी अम्मा की ही औलाद हूँ। बचपन में भी जब अम्मा अब्बा कहीं जाते तो मुझे हमेशा मेरी दादी के पास छोड़ जाया करते थे। दादी मुझसे बहुत प्यार किया करती थी। अक्सर मैं उनसे रो कर कहती कि मुझे भी बाहर जाना है सबके साथ। मैं बदसूरत हूँ इसीलिए कोई मुझे बाहर नहीं लेकर जाता। मैं काली हूँ इसीलिए अम्मा अब्बा की इज्जत पर फर्क पड़ता है। मेरी दादी हमेशा मुझे हौसला देने के लिए कहा करती थी कि काले अल्लाह के प्यारे होते हैं, काली रंगत में तो बहुत कशिश होती है। तुम भी बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारा रंग सांवला है तो क्या हुआ। लेकिन मुझे दुनिया वालों ने बताया था कि मैं बदसूरत ही हूँ, जिस पर मुझे आंखें बंद करके यकीन भी हो गया था। मैं बहन भाइयों में सबसे बदसूरत थी। सब रिश्तेदार अम्मा से कहते तेरी छोटी बेटी के नसीब खराब है। बचपन में मुझे कभी ये बात समझ नहीं आई थी कि बदसूरती से किस्मत का क्या लेना देना। लेकिन वक्त के रहते मुझे हालात ने हर बात का मतलब समझा दिया था कि बदसूरती का बदकिस्मती से बहुत गहरा ताल्लुक है। स्कूल जाती थी तो बहन भाई अपने साथ लेके जाना मुनासिब नहीं समझते थे। इसीलिए अम्मा अब्बा ने मुझे एक अलग स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। वहां पर भी जब सब मुझ पर हंसते तो मैं घर आकर रोती। अब्बा ने रोज रोज के तमाशों से बचते हुए मुझे एक सरकारी स्कूल में डाल दिया। वहां सब मेरे जैसे ही बच्चे थे, क्योंकि वहां सब गरीब गुरबा घरानों से आए हुए बच्चे थे, जिनके यूनिफॉर्म गंदे मैले और उड़े हुए रंगों के थे। चूंकि मैं गाड़ी में ड्राइवर के साथ जाया करती थी, तभी सब लड़कियां हैरान होकर मुझे देखा करती थी। पहले दिन तो सब मुझे ऐसे घूर कर देख रही थी जैसे मैंने उनसे गुर्दे उधार मांग लिया हो। एक रोज मेरी हैरत की इंतहा न रही जब एक लड़की आकर मेरा हाथ चूमने लगी। क्योंकि मैं बहुत अमीर घराने से थी तभी वो ऐसा कर रही थी। मुझे हैरत का झटका लगा। मैंने झट से अपना हाथ खींच लिया। मेरे पास जितने पैसे होते मैं उसमें से आधे अपनी सहेलियों में बांट देती। वहां मेरी एक बहुत गहरी दोस्त बनी थी, जिसकी रंगत मेरी जितनी काली तो ना थी, लेकिन वो दिल की बहुत खूबसूरत थी। हमेशा मेरे साथ रहती, मुझे हंसाती। जिस दिन मैं दुखी होती तो वो मुझे हिम्मत और हौसला देती। लेकिन अब भी मुश्किल वक्त कटा नहीं था, बल्कि मजीद बढ़ गया था। मेरा एक सहारा मेरी दादी इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। घर से बाहर तो निमड़ा मेरी सहेली थी जो मेरे साथ रहती थी, लेकिन घर के अंदर मैं बिल्कुल तन्हा हो गई थी। अक्सर मेरे कजन्स आते तो सब एक साथ खेलते थे, लेकिन मुझे कोई भी खिलाना पसंद नहीं करता था। लड़के क्रिकेट खेल रहे होते और मैं पास से गुजर जाती और फिर इत्तफाकन कोई हार जाता तो उसका कसूरवार भी मुझे ठहराया जाता कि मैं बदबख्त हूँ इसीलिए ऐसा हुआ है। वक्त गुजरता गया और हम बड़ी हो गई। मेरे सबसे बड़े भाई की शादी हुई तो मेरे सब रिश्तेदार घर में जमा थे, क्योंकि मेरे भाई भी अब्बा की तरह आर्मी ऑफिसर थे। इसीलिए भाई ने पसंद की शादी की थी। मेरी भाभी भी आर्मी ऑफिसर थी। मेरी भाभी बहुत खूबसूरत थी। दोनों बहुत खुश रहते थे। मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि मैं जैसा भाभी को समझती थी वैसा कुछ नहीं हुआ था। भाभी ने मुझे एक बार भी बदसूरती का ताना नहीं दिया था। अल्लाह ने मेरे भाई के घर अपनी रहमत बरसा दी। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। लेकिन अब सबको एक बात की फिक्र सताए जाने लगी कि कहीं बच्चा मेरे जैसा पैदा ना हो जाए। तभी मेरे भाई ने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि जहां भी भाभी हुआ करे वहां मेरा जाना मना है। मुझे दुख इस बात का ना था कि मुझे भाई ने टोका है। मुझे तकलीफ इस बात की हुई कि भाभी ने भी एक बार भाई को ऐसा कहने से मना नहीं किया था, जैसे वो ये सब चाहती हो कि मैं उनके सामने ना आऊं। मेरी बदकिस्मती अरूज पर थी शायद, जो भाई के घर औलाद होने से पहले ही मर गई, और उसका इल्जाम भी मुझ पर लगा दिया गया कि मेरी बदकिस्मती मेरे भतीजे को खा गई। हर वक्त का रोना धोना ये तो जैसे मेरा मुकद्दर बन गया था। अब तो भाभी की नफरत भी खुलकर सामने आई थी। हर वक्त के ताने देना, हर वक्त की चिक चिक, ये सब रोज का मामूल था, और अब मुझे इन सब की आदत हो गई थी। मेरे सब बहन भाई ब्याहे गए थे सिवाय मेरे। रिश्तेदार घर आते तो अम्मा अब्बा के कानों में बातें डाल जाते कि कौन इसे ब्याह कर ले जाएगा, ये तो काली भी है और फिर इसके नसीब भी तो कितने स्याह है। सब अम्मा अब्बा को कहते कि आपकी ये बेटी स्याह बख्त है। क्या काली रंगत स्याह बख्ती की अलामत है? मैं कभी जान ना पाई। बहुत से रिश्ते आते और देखकर इनकार करके चले जाते। अब तो मुझे भी उम्मीद खत्म हो गई थी कि मेरी शादी भी होगी कभी। इसी इसना में एक रिश्ता आया, और हैरत की बात यह थी कि रिश्ते से हाँ भी हो गई थी। हम सब बहुत हैरान थे। लड़का भी पढ़ा लिखा था, खूबसूरत नौजवान था। लड़कियों की उसे कमी कहाँ होनी थी, लेकिन फिर भी वो मुझे पसंद कर गया।
ये सबसे ज्यादा हैरत अंगेज बात थी। सब बहुत खुश थे। मैंने भी अपने तमाम तर वसवसों को पीछे धकेलकर अब खुश रहने लगी थी। हमारी मंगनी को 4 महीने का वक्त गुजर चुका था। अभी तक सब हैरान ही थे, लेकिन हम सब की हैरानगी ज्यादा वक्त तक कायम न रही। जब उसने मंगनी के 4 महीनों बाद मुझसे मेरी तमाम जायदाद में से कुछ हिस्सा अपने नाम करवाने का बोला। ऐसा नहीं था कि वो अमीर घराने से नहीं था, लेकिन कुछ लोगों की हवस कभी खत्म नहीं होती, और ऐसा ही उन लोगों के साथ था। जैसे जितना भी पैसा इकट्ठा किया होगा वो सब इन लोगों ने कब्र में साथ लेके जाना है। पहल अब्बा ने जान छुड़ाने के लिए ये फैसला लिया कि वो मेरी तमाम जायदाद में से कुछ उसके नाम कर देंगे, लेकिन मैंने सख्ती से मना कर दिया कि अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी जान ले लूंगी। अफसोस रिश्ता टूटने का नहीं था, अफसोस अब्बा की सोच पर था। मेरी रूह कांप गई जब अब्बा ने मुझ पर यह इल्जाम लगा दिया कि मैं बाहर किसी लड़के को पसंद करती हूँ, इसीलिए इस रिश्ते से इनकार कर रही हूँ। जब एक इंसान पढ़ा लिखा होकर भी ऐसी जाहिलाना बात करे तो उस इंसान पर नहीं, उसकी पढ़ाइयों पर अफसोस होता है। ऐसे ही 2-3 बार रिश्ते हुए और लालच की जद में आकर टूट गए, और हर बार इल्जाम मुझ पर ही लगाया जाता कि मैं मनहूस हूँ। अब तो मनहूस लफ्ज मेरी जात के साथ साथ मेरे नाम के साथ भी जुड़ चुका था कि मुझे मजबूरन अपने अब्बा का नाम खुद के साथ से हटाकर यमन मनहूस लगाना पड़ा। मैं अब सब चीजों से थक गई थी। हैरानगी की बात यह थी कि अभी तक जिंदा कैसे थी। ताने बर्दाश्त कर करके मैं भी पत्थर की हो गई थी। अब मुझ में दिल नहीं रहा था, ना सोचें थी। अब घर में जो भी काम खराब होता था मैं खुद उसका सब जिम्मा खुद पर ले लेती थी। वक्त के साथ साथ एक बात जरूर समझ आ गई थी कि खुद पर हर इल्जाम लेना किसी के लगाए गए इल्जाम से हद दर्जा तकलीफ दे होता है। अब मैंने अपनी तकलीफ कम करने को यही हरबा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। मेरे 2 चाचू जिनके बेटे मुझसे बड़े थे, अब्बा ने उन दोनों के लिए मेरे रिश्ते की बात की, लेकिन दोनों ने ये कह दिया कि वो मुझ जैसी कलमुही से शादी नहीं करना चाहते। मुझे उनकी बात का दुख ना हुआ, क्योंकि जिनकी ताउम्र मुझसे ना बनी थी वो मुझसे सारी उम्र कैसे बना के रखेंगे। अब तो चाचू लोगों के बेटों ने भी इनकार कर दिया था। अब तो पीछे कुछ न बचा था। लेकिन एक चीज जो बेचैन कर रही थी वो ये कि अम्मा अब्बा में पेचीदगियां बढ़ गई थी। अब हर वक्त दोनों के कमरे से लड़ने की आवाजें आती रहती। एक रात मैं सोई हुई थी कि प्यास की तलब से मेरी आंख खुल गई। कमरे में जग में पानी नहीं था। पानी भरने की नीयत से जैसे ही मैं उठकर किचन में गई, वहां से पानी भरा और वापस कमरे में आ रही थी कि अम्मा अब्बा के कमरे से लड़ने की आवाजें आ रही थी। मैंने परेशान होते टीवी लाउंज में लगी घड़ी की तरफ देखा तो वहां रात के 2:30 बज रहे थे। मैं अफसोस से सर हिलाती कमरे की तरफ जाने लगी कि मुझे मेरे नाम की आवाज सुनाई दी। मैंने तजस्सुस के मारे जैसे ही अपने अब्बा के कमरे के दरवाजे से कान लगाया तो मेरी रूह कांप गई। अंदर अब्बा अम्मा से कह रहे थे कि अपनी बदबख्त मनहूस बेटी के लिए तुम अपने बहन भाइयों के बेटों के लिए क्यों नहीं कहती। आगे से अम्मा का जवाब सुनकर मेरा दिल कांप गया जब उन्होंने कहा कि मेरे भाई के बच्चे कौन से लावारिस हैं जो मैं उनकी जिंदगी बर्बाद कर दूं। दिल जैसे किरची किरची हो गया था, आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरा दिन जैसे बंद होने को था कि मेरे सगे माँ बाप मुझसे किस कदर नफरत करते हैं कि उनको अपने बहन भाइयों के बच्चे मुझसे ज्यादा अजीज हैं, ना कि मैं। मुझे बहुत हैरानगी हुई ये सब सुनकर कि कौन वालिदैन अपनी औलाद को दूसरों से कमतर समझते हैं। कई दिन आधी रात को बहुत बहस होती रही। इस सब के बाद मैं दिल बर्दाश्ता हो गई और 2 बार मरने की कोशिश भी की। ये खबर आग की तरह पूरे खानदान में फैल गई थी। कुछ ने हौसला दिया और कुछ ने बुरा भला कहा। मेरी 2 खाला थी, एक बड़ी खाला जिनके 2 बेटे और दोनों सबसे बड़े थे, इसीलिए पूरे खानदान में सबसे पहले उनकी शादी हुई थी। मेरी छोटी खाला का एक ही बेटा था जो बैरूनी मुल्क से डॉक्टरी करके आया था और ऊपर से शक्लो सूरत में भी कम नहीं था। अक्कड़ गरूर उसका खासा थी। खानदान में किसी को मुंह तक नहीं लगाता था। खानदान की बहुत सी लड़कियां उसके साथ शादी की उम्मीद में थी। उन सब में मैं कहीं भी नहीं थी। ना मुझे कभी ऐसी सोच आई थी, क्योंकि मैं हकीकत में रहने वाली लड़की थी। या ये कहना बेहतर होगा कि मेरे सारे खानदान ने मुझे हकीकी जिंदगी में रहना सिखाया था। एक तरफ पूरे खानदान की बहुत सी कुंवारी लड़कियां थी और एक तरफ मैं। लेकिन खाला ने उन सबको छोड़कर मेरा रिश्ता मांग लिया। मेरा तो जैसे रिश्तों पर से भरोसा उठ गया हुआ था। मुझे यकीन न आया कि क्यों मेरी खाला ने मेरा रिश्ता मांगा। मेरे और तमाम खानदान के मुताबिक खाला के बेटे के लिए कोई बहुत पढ़ी लिखी हुस्न की मलका होनी चाहिए थी, और कहाँ मैं कलमुही उसके नसीब में लिखी जा रही थी। मुझे तो हैरत अपने नसीब से ज्यादा उसके नसीब पर हुई थी। हमने कभी एक दूसरे से बात तक न की थी, फिर कैसे खाला को मैं पसंद आ गई। पहल तो मुझे शक सा हुआ जैसे मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है, लेकिन खाला की सच्ची मोहब्बत को देखकर मेरे तमाम तर शक व शुबे खत्म हो गए। फिर वो दिन भी आ गया जब मेरा निकाह होना था। मेरी खाला के बेटे से शादी हो गई और यूं मेरे नसीब भी खुल गए।
लोग अपनी पहले दिन की बीवी को इज्जत के साथ घर लेके जाते हैं, मगर मेरी किस्मत वाकई सबसे अलग थलग थी। सुहाग रात पर शौहर ने मुझे गाड़ी में बिठाया और सुनसान इलाके में बने एक अस्पताल में ले गया। अलग अलग रास्ते देखकर मैं बहुत हैरान हुई, क्योंकि मुझे खाला के घर का कुछ कुछ अंदाजा था, लेकिन सुनसान सड़कों पर चलती गाड़ी ने एक बार मेरी रूह खींच ली। लेकिन जब गाड़ी अस्पताल के सामने रुकी तो मैं हैरान रह गई थी। मेरी हैरत अभी कम ना हुई थी कि शौहर ने मुझे गाड़ी से उतारा और मुझे लिए अस्पताल के अंदर दाखिल हो गए। चलते हुए कई वार्ड रास्ते में आए। सब लोग मुझे हैरत से देख रहे थे, लेकिन मेरे शौहर को किसी की परवाह नहीं थी। वो बस मेरा हाथ थामे मुझे लिए चले जा रहे थे। एकदम एक वार्ड के आगे रुके तो मेरी रुकी सांस बहाल हुई। मैंने हैरत से अपने शौहर की तरफ देखा। उनका चेहरा संजीदगी लिए हुए था। मेरे शौहर ने वार्ड का दरवाजा खोला तो मेरी जान निकल गई। जब मैंने वहां बहुत से ऐसे मरीज देखे जो बहुत बुरी तरह से जले हुए थे। सबके जिस्म पर पट्टियां बंधी हुई थी, किसी के हाथ पर तो किसी के चेहरे पर, किसी की टांग पर तो किसी के बाजू पर। कोई भी शख्स मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं था। मेरा वजूद बुरी तरह से कांपने लगा। अगर मेरे शौहर का सहारा मुझे ना मिलता तो यकीनन मैं अब तक जमीन बोस हो चुकी होती। मैंने खौफ के जेर असर अपने शौहर की तरफ देखा, जिसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थीं। उसने भी मेरी तरफ एक नजर देखा तो मेरी आंखें छलक गईं। उसने मुझे बताया कि ये सब अपने घर बार से तंग आकर खुदकुशी करने की कोशिश कर चुकी है। हैरत की बात यह थी कि वहां तमाम औरतें ही थीं। अलग अलग उम्र की औरतें अपने जले हुए वजूद लिए लेटी हुई थीं। मेरा सांस सूख गया जब मेरे शौहर ने मुझे एक बच्ची दिखाई, जिसकी उम्र तकरीबन 12 से 14 साल होगी, और उसने खुदकुशी इसलिए करने की कोशिश की क्योंकि वो लोग बहुत गरीब थे। उनके घर खाने को कुछ न था और ये घर की बड़ी बेटी थी। अम्मा ने कमाने पर जोर डाला। नौकरी ना मिलने पर जब खाली हाथ घर गई तो अम्मा और बहन भाइयों के मायूस कुन चेहरे देखकर उसको कुछ ना सूझा तो उसने खुदकुशी का रास्ता अपनाया। फिर एक बेड के पास लेकर गए जहाँ एक जवान औरत लेटी हुई थी, जिसका आधा चेहरा जल चुका था, लेकिन आधा चेहरा बिल्कुल साफ था। और साफ चेहरा देखकर मालूम होता था कि वो बहुत खूबसूरत रही होगी। लेकिन मुझे हैरानगी इस बात पर हुई कि ऐसी क्या वजह थी जो उसको खुदकुशी करने की कोशिश करनी पड़ी। मेरे शौहर ने बताया कि ये वो लड़की है जिसने अपनी पसंद से शादी कर ली, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए इसके चचाजाद ने इसका जीना हराम कर दिया था। तंग आकर थक हार कर इसे ये कदम उठाना पड़ा, लेकिन खुशकिस्मती से बच गई। मुझे बहुत अफसोस हुआ उसकी कहानी सुनकर। एक और बिस्तर पर एक उधेड़ उम्र की औरत लेटी हुई थी। उसके चेहरे के अलावा पूरा वजूद जला हुआ था। मेरे शौहर ने बताया कि ससुराल से तंग आकर इसने तंदूर में छलांग लगाती थी। मुझे तो झटके पर झटका लग रहा था। मैं हवन्नक बनी बारी बारी सबकी कहानी सुनती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस किस को हौसला दूं, जिन्होंने अपनी जिंदगियां बर्बाद कर ली थी। मुझे बहुत दुख था, लेकिन मैं खुद हिचकियों के साथ रोने लगी। मेरे शौहर ने मुझे संभाला और मेरा हाथ थामे मुझे वार्ड से बाहर ले आया। मैं अभी तक हिचकियों से रो रही थी। उसने मुझे कुछ देर मेरे हाल पर छोड़ा और खुद बाहर कहीं चला गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्यों इतना रो रही हूँ। आने जाने वाले लोग मेरी तरफ हैरानगी से देख रहे थे। मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। थोड़ी देर बाद मेरे शौहर वापस आए और मुझे पानी की बोतल थमा दी। मैंने पानी को मुंह लगाया और सारी बोतल पी ली। मेरे शौहर उस वक्त भी कुछ नहीं बोले। फिर मुझे सहारा देकर उठाया और मुझे अपने साथ वापस अस्पताल से बाहर ले गए। गाड़ी में बिठाते ही उन्होंने गाड़ी चला दी। गाड़ी अब रंग बिरंगी गलियों में से गुजर रही थी, लेकिन मैं बगैर आवाज की खामोशी से रस्तों की तरफ देख रही थी। मेरे शौहर ने एक जगह गाड़ी रोकी और मुझे नीचे उतारा। पहले तो मुझे समझ न आई कि मैं कहाँ हूँ। फिर जैसे दिमाग ने काम करना शुरू किया तो देखा कि मैं अपनी खाला के घर हूँ। अगला हैरत का झटका तब लगा जब घर के दरवाजे से लेकर मेरे कमरे तक का पूरा रास्ता लाल गुलाब से भरा पड़ा था। हर तरफ फूल ही फूल थे। लाल पत्तियां नीचे बिखरी हुई थी। पूरा घर रोशनियों से जगमगा रहा था। मैंने हैरानगी से अपने शौहर की तरफ देखा। मेरे देखने पर उन्होंने मेरा हाथ मजबूती से थामा और मुझे आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ ले जाने लगे। कमरे के पास जाकर उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैंने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई, कमरे में जाते ही मेरे होश उड़ गए। वहां हर तरफ रंग बिरंगी खुशबूदार मोमबत्तियां लगी हुई थी। कमरा भी लाल पत्तियों से भरा हुआ था। ये खूबसूरत सा कमरा, साफ सुथरी सी सेटिंग और सोने पर सुहागा इतनी मेहनत से की गई सजावट कमरे को 4 चांद लगा रही थी। मेरी आंखें फिर से भर आई। मैंने अपने शौहर की तरफ देखा जो हाथ बांधे मेरी तरफ ही देख रहे थे। लेकिन मुझे इतना यकीन था कि उनकी कोई ना कोई मजबूरी जरूर थी जो उन्होंने मुझ जैसी से शादी की। ये सोच आते ही मेरी तमाम खुशियां खत्म हो गई। मैंने उठकर कपड़े चेंज किए और आकर खामोशी से सो गई।
ना मैंने अपने शौहर से कोई बात की, ना उन्होंने कोई बात की। दोनों अपनी अपनी जगह खामोश थे। अगले कई रोज ऐसे ही गुजर गए। लेकिन शादी के बाद न जाने ऐसा क्या हुआ, वही लोग जो मुझे बदसूरत और मनहूस और बदनसीब कहते थे, आज मेरी तारीफें करते नहीं थकते थे। मुझे अक्सर ऐसा लगता कि शायद ये सब पैसे का कमाल है, लेकिन पैसा तो मेरे पास भी बहुत था, फिर ऐसा क्यों हो रहा था, मेरी समझ से बालातर था। एक दिन थक हार कर मैंने अपने शौहर से मुझसे शादी करने की वजह पूछ ही ली, जिस पर पहले वो हंसते रहे, फिर मुझे नरमी से पास बिठाया और अपनी कहानी सुनाई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मेरे शौहर ने मुझे बताया कि मेरे शौहर को बाहर के मुल्क पता चला था कि मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, वो भी 2 बार। मेरे शौहर ने जब खाला से वजह पूछी तो उन्होंने वजह बता दी, जिस पर मेरे शौहर को धचका लगा कि आज के दौर में ऐसे कौन करता है। मेरे शौहर ने खाला से कहकर मेरी एक तस्वीर मंगवाई, जो खाला ने काफी जिद लगाने के बाद मेरे शौहर को एक तस्वीर सेंड कर दी। मेरे शौहर ने काफी दिन गुजरने के बाद मेरी खाला को दोबारा कॉल की और उनको बताया कि वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। खाला पहले तो हैरान हुई, क्योंकि मेरे शौहर का कहना था कि अब वो कभी भी वापस पाकिस्तान नहीं आएंगे। आते ही मेरे शौहर ने कुछ दिन गुजरने के बाद मेरी खाला को अफरा तफरी डाल दी कि वो मेरे घर रिश्ता लेकर आए। खाला को ये बात बहुत नागवार गुजरी और खाला ने बोला कि इससे अच्छा था कि मेरा शौहर बाहर किसी गोरी मेम के साथ शादी कर लेता। मेरे शौहर को काफी हैरानगी हुई कि मैं उनकी सगी भांजी होते हुए ऐसे कह रही है वो, लेकिन उससे अगली बात पर मेरे शौहर के जो रोंगटे खड़े हुए, मेरे उससे ज्यादा रोंगटे खड़े हो गए जब मेरे शौहर ने मुझे बताया कि मैं उनकी सगी खाला की बेटी नहीं हूँ और ना बाबा मेरे सगे बाबा है। अब मुझे सब बातें समझ आने लगी थी। मेरे साथ गुजरा वक्त मेरी आंखों के सामने एक बार लहरा गया। मैं अगले रोज ही अपने बाबा के पास गई और उनसे सब सच पूछा, जिस पर उन्होंने बताया कि मैं उनकी बहन की बेटी हूँ और अब्बा रिश्ते में मेरे मामू लगते थे। मेरी फूफो ने पसंद की शादी की थी जो कामयाब ना हो सकी। मेरे आने से पहले ही मेरी सगी माँ घर से वापस आ गई थी और जैसे ही मैं दुनिया में आई तो मेरे अब्बा ने मेरी अम्मा को तलाक दे दी। मेरी सगी माँ ये गम बर्दाश्त न कर सकी और खालिक हकीकी से जा मिली। बाप का साया पहले ही नहीं था, तभी मामू ने मुझे अडॉप्ट कर लिया और मुझे ऐसे रखा जैसे मैं कोई महारानी हूँ। लेकिन जैसे ही मैं बड़ी होती गई और मुझे असलियत का पता चलता गया, तो मैं अपने ख्याल व ख्याल छोड़कर बहुत बुरे तरीके से हकीकत में पिटती गई थी। मेरे शौहर ने मुझसे जिस तरीके से इजहार मोहब्बत किया, मैं हैरान रह गई थी। मेरे शौहर ने मुझे बताया कि पूरा 1 हफ्ता गुजारने के बाद उनको इस बात का एहसास हुआ कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकते, तभी मुझसे शादी की। अक्सर औकात, वक्त और हालात इंसान को बहुत अजीब बना देते हैं। लोगों की बातें इंसान को अंदर ही अंदर खत्म कर देती है। वक्त पर आपको बेहतरीन सहारा ना मिले तो इंसान खत्म भी हो सकता है। मैंने अपने शौहर की इतनी मोहब्बत पर उनकी बात मानते हुए डॉक्टरी पढ़ी और आज मैं उनके साथ अस्पताल में काम कर रही हूँ। मैं भी उनमें से थी जो वक्त के धारे पर ढह जाते हैं, लेकिन मेरे शौहर ने मेरा पूरा साथ दिया। यही वजह है कि मैं अपना हर गम भूलने लगी थी। हम सफर खूबसूरत नहीं बल्कि एहसासमंद होना चाहिए, जो हमें एक अलग दुनिया में ले जाए जहां बस सुकून ही सुकून हो। आज कभी अपना गुजरा हुआ वक्त याद करती हूँ तो दर्द से पूरे जिस्म में लहरें उठती हैं, लेकिन फिर जब सोचती हूँ कि जिन्होंने मेरे साथ जुल्म किया वो मेरे सगे माँ बाप नहीं हैं, तो मुझे एकदम हौसला होता है। फिर मेरे शौहर ने हर हालत में मेरा साथ दिया था, मेरा हाथ कभी मुश्किल के वक्त में नहीं छोड़ा था। मैंने भी ताउम्र के लिए खुद से अहद कर लिया था कि मैं भी कभी अपने शौहर का हाथ नहीं छोड़ूंगी। हम दोनों के इस सलूक से आज मैं हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। बुरा वक्त जिंदगी का हिस्सा है जो एक ना एक दिन गुजर ही जाना होता है, इसीलिए हौसले के साथ अपना हर वक्त गुजारना चाहिए।